देखो दोस्तों, इस बार भी एक 120 कमेंट्स का ही टारगेट रखते हैं। जल्दी से पूरा कर दो ताकि अगला वीडियो जल्दी से आ सके। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हुआ युहाओ और एल्डर सॉन्ग नांगोंग वान को कैप्चर करके पूछताछ कर रहे थे। अब आगे देखेंगे। अगर हुआ युहाओ का सोल कोर आसमान में घूमते बवंडर जैसा था, तो यंत्र का सोल कोर उस विशाल भंवर की तरह था जो समुद्र में सब कुछ निगल सकता है। उसमें समाई सोल पावर कहीं अधिक थी। सचमुच एक टाइटल डोलू वही होता है जो इस उपाधि के योग्य हो। होयुहाव मन ही मन प्रभावित था, लेकिन साथ ही खुद पर भी विचार कर रहा था। उसकी शक्ति बढ़ने के साथ साथ आत्मविश्वास भी बढ़ा था। वह अब कुछ टाइटल डोलू से लड़ने का विश्वास रखता था। परंतु इस समय यन शाओजे के शरीर से निकलती ऑरा ने उसे पूरी तरह यह एहसास करा दिया कि वह अभी भी कितना पीछे है। क्या यह सच नहीं था? पहले जो उसने युद्ध में बढ़त दिखाई थी, वह सिर्फ एल्डर सॉन्ग की उपस्थिति के कारण थी। अगर वह न होती, तो एक इविल टाइटल डोलो से भी द्वंद्व में उसकी मृत्यु निश्चित थी। अगर वे दोनों इविल टाइटल डोलो शुरू से ही अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते, तो कोयुहाव के पास कोई मौका नहीं होता। एल्डर सॉन्ग और डीन यान दोनों सही थे। उसे और मजबूत बनना ही होगा। वापसी के बाद उसे और कड़ी मेहनत करनी होगी। कल्टीवेशन के साथ साथ टीचर शुआन से सोल टूल्स की शिक्षा भी लेनी होगी। कम से कम उसे अपने शरीर में मौजूद मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस को पूरी तरह अवशोषित करना होगा। जब हुओ युहाओ यही सब सोच रहा था, यन शाओजे ने आरंभ किया। नंगोंग वान के ऊपर बना सफेद भंवर धीरे धीरे नीचे उतरा। उसका नुकीला सिरा सीधे नंगोंग वान के डैंशन पर आकर टिका। जैसे ही वह भंवर उसके शरीर से स्पर्श हुआ, नंगोंग वान का शरीर झटके से कांप उठा और वह चेतना में लौट आया। जब उसने अपने शरीर पर वह सफेद लौ देखी, तो भयभीत हो गया। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी सोल पावर उसके डैंटियन से रिश्ती जा रही है। धीरे धीरे वह समाप्त हो रही थी और किसी अन्य आयाम में विलीन हो रही थी। वे वे मेरी सोल पावर को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नंगंगवान भय से चिल्लाया, नहीं, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यनशोज़े ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने कितने निर्दोषों को हानि पहुंचाई है। हम तो केवल न्याय कर रहे हैं। तुम्हें मारे बिना ही ये करना हमारी दया है। तुम्हारे इविल सोल मास्टर वाले कौशल का नष्ट होना एक अच्छी बात है। नहीं, नहीं, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे कुछ सोल पावर रहने दो। मैं जो कहोगे वही करूँगा। एक टाइटल डोलुओ के लिए अपनी शक्ति का नाश होना मृत्यु से भी भयानक यातना थी। यनशाओ ने कहा, ओह! तुम जो कहेंगे वही करोगे। नंगोंगवान हिल नहीं पा रहा था, केवल बोल सकता था, हाँ, मैं जो चाहो वो करूँगा। अगर ज़रूरत हो तो मैं होली गोस्ट चर्च में जासूस भी बन सकता हूँ। तुम मेरे शरीर पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दो। बस मेरी सोल पावर रहने दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। एल्डर सॉन्ग ने भौहें सिकोड़ी और यान शाओ की ओर देखा। दूसरी ओर हुओ युहाओ ने भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने नहीं सोचा था कि नांगोंग वान इतना स्पाइनलेस निकलेगा। यान शाओजे ने कहा, ठीक है, पहले मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ। लेकिन भंवर अभी भी उसकी सोल पावर खींचता रहा। नांगोंग वान ने दर्द में कहा, क्या तुम पहले मेरी सोल पावर खींचना रोक सकते हो? यान शाओजे ठंडे स्वर में बोला, जब तक किसी टाइटल डोलू का सोल कोर नष्ट नहीं होता, तब तक उसकी सोल पावर वापस पाना आसान है। इसे ऐसे ही रहने दो। इससे तुम जागे रहोगे भी। अब बताओ, जवाब दो। अगर हिचकिचाए तो मैं तुम्हारा सोल कोर नष्ट कर दूंगा। तुम्हारे पास केवल एक मौका है। मेरी दृढ़ता की परीक्षा मत लो। ठीक है, ठीक है, पूछो। यंशोजी ने पहला प्रश्न किया। होली गोस्ट चर्च का मुख्यालय कहाँ है? यह सुनते ही नंगोंगवान कुछ क्षण चुप रहा, फिर कड़वी हंसी हंसते हुए बोला, मैं यह नहीं बता सकता। जब हमने चर्च में प्रवेश किया, तो हम सब पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। जैसे ही हम कुछ बताने की कोशिश करेंगे, वह रिस्ट्रिक्शन सक्रिय होकर हमें उड़ा देगी। क्या तुम चाहते हो कि मैं विस्फोट कर मर जाऊं? यान शाओजे के मन में भय की लहर दौड़ गई। अगर पहले हो युहाओ का अनुभव नन होता तो वह इसे झूठ समझता, लेकिन अब वह आश्वस्त था। फिर भी उसने गंभीर स्वर में कहा, तुम तो टाइटल डोलू हो। तुम पर यह रिस्ट्रिक्शन कौन लगा सकता है? ये कहते हुए उसने सोल पावर का खिंचाव और बढ़ा दिया। नंगोंगवान घबरा गया। सच कह रहा हूं, मैं नहीं बता सकता। हमारे सुप्रीम लीडर ने खुद ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। उनके अलावा सेक्ट लीडर, वाइस सेक्ट लीडर और चीफ ऑफ वर्शिप हॉल पर भी यही रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे ही हम मुख्यालय का स्थान अपने मन में लाने की कोशिश करते हैं, हम तुरंत फटकर मर जाते हैं। यन शाओजे ने भौहें सिकोड़ी। यानी अगर तुम धोखा देना चाहो, तो होली गोस्ट चर्च तुम्हें मार सकती है।
नंगोंगवान बोला, ऐसा नहीं है। किसी को नियंत्रण में रखने वाली ये कर्स केवल विशेष स्थिति में सक्रिय होती है। सुप्रीम लीडर का शाप तभी सक्रिय होता है जब मैं मुख्यालय के स्थान के बारे में सोचूं या बताने की कोशिश करूं। बाकी समय इसका कोई प्रभाव नहीं होता। यानशाओजे ने पूछा, तो क्या इस कर्स को हटाया नहीं जा सकता? नंगोंगवान बोला, असंभव तो नहीं है। अगर किसी की स्पिरिचुअल पावर सुप्रीम लीडर से भी अधिक हो तो वह इसे तोड़ सकता है, लेकिन यह बहुत कठिन है। सुप्रीम लीडर एक अल्टीमेट डुलू है, उसकी शक्ति बहुत अधिक है। यन शाओजे ने सिर हिलाया और पूछा, अच्छा तो बताओ, होली गोस्ट चर्च में कितने लोग हैं और उनका विभाजन कैसे है? नांगोंग वान ने बिना हिचकिचाहट बताया, होली गोस्ट चर्च में सबसे शक्तिशाली हमारी सुप्रीम लीडर है, जो सन मून एम्पायर की डेथ गॉड डोलो भी है। उनके नीचे हमारे सेक्ट लीडर जोंगली वू और वाइस सेक्ट लीडर फेंगलिंग हैं, जो पति पत्नी हैं। उनके नीचे 8 ऑनरी एल्डर्स हैं, जो सभी टाइटल डोलुओ हैं। इनके अधीन विभिन्न स्तरों के इवल सोल मास्टर्स हैं। इसके अलावा चर्च में 2 होली लेडीज भी हैं, जिनसे बड़ी उम्मीदें हैं। वे अत्यंत प्रतिभाशाली हैं और उनका स्थान बहुत ऊंचा है, यहाँ तक कि 8 एल्डर्स से भी अधिक महत्वपूर्ण। होली गोस्ट चर्च का वर्शिप हॉल सबसे शक्तिशाली है। इसका हॉल मास्टर, जो चीफ ऑफ वर्शिप हॉल भी है, डार्कनेस होली ड्रैगन और ड्रैगन एम्परर डोलू लोंग शाओयाओ है। उसके अधीन 11 और सदस्य हैं, जो सभी टाइटल डुलू है, जिनमें से 5 ट्रांसेंडेंट डुलू है। चीफ सहित कुल 12 हैं। इनकी स्थिति चर्च में बहुत ऊंची है। केवल सुप्रीम लीडर ही उन्हें आदेश दे सकती है, सेक्ट लीडर भी नहीं। यान शौजे और एल्डर सॉन्ग ने एक दूसरे की ओर देखा। नंगोंग वान से मिली जानकारी श्रेक एकेडमी और तीनों एम्पायर्स के लिए अत्यंत मूल्यवान थी। आखिरकार उन्हें होली गोस्ट चर्च की आंतरिक संरचना का ज्ञान मिला। नंगोंग वान के अनुसार होली गोस्ट चर्च में 20 से अधिक टाइटल डोलू हैं, जिनमें 2 अल्टीमेट डोलू शामिल हैं। वे वाकई अत्यंत शक्तिशाली हैं। बेबे ने पूछा, अगर आप ऑनरी एल्डर्स भी टाइटल डोलू है तो वे वर्शिप हॉल में क्यों नहीं है? नंगोंगवान ने उत्तर दिया, वर्शिप हॉल के डोलुओ चर्च द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वे सभी इवल सोल मास्टर्स नहीं हैं। 8 एल्डर्स का संबंध चर्च की वंश परंपरा से है, इसलिए वे अलग हैं। वर्शिप हॉल के इवल सोल मास्टर्स अत्यंत प्रतिभाशाली और शक्तिशाली मार्शल सोल्स वाले होते हैं, जैसे स्कॉर्पियन टाइगर डोलो जांगपेंग उनमें से एक है। बेबे ने फिर पूछा, तुम्हारे और मैस्करेड डुलू के अलावा होली गोस्ट चर्च से और कौन-कौन फ्रंटलाइन पर है? क्या मैस्करेड डुलू 8 एल्डर्स में से एक है? नांगोंग वान ने कहा, मैस्करेड 7वें स्थान पर है। हमारे अलावा सेक्ट लीडर भी फ्रंटलाइन पर है। उनके साथ एक होली लेडी और वर्शिप हॉल के 6 सदस्य हैं। मेरे और मैस्करेड के अलावा 2 और ऑनररी एल्डर्स हैं। मैं दूसरा एल्डर हूँ। तीसरा है डार्क लाइटनिंग डोलुओ, जो रैंक 92 का है और क्लास 9 सोल इंजीनियर भी है। चौथा है नेदरवर्ल्ड डोलुओ, जिसका मार्शल सोल नेदरवर्ल्ड सोर्ड है और वह रैंक 93 पर है। जैसे ही तीसरे एल्डर और चौथे एल्डर का नाम आया, हुओ युहाओ झटके से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर घृणा साफ झलक रही थी। अगर उनके घात लगाकर हमले न होते तो वांग चुओंगछुओ को स्वयं का बलिदान नहीं करना पड़ता। वह दोनों से गहरी नफरत करता था। यन शाओजे ने आंखें संकुचित की और कहा, होली गोस्ट चर्च सचमुच निर्दयी है। उनके पास 11 इवल टाइटल डोलू हैं। हमने एक को मारा और एक को पकड़ा, पर अभी भी 9 बाकी है। ये इवल सोल मास्टर्स अगर युद्ध में शामिल हुए तो वे क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन से भी अधिक खतरनाक साबित होंगे। हेवनली सोल एम्पायर की सीमा का टूटना और हेवन डोज सिटी पर हमला इन्हीं के कारण हुए भारी हताहतों की वजह से था। हुओ युहाओ ने अपने क्रोध को दबाते हुए पूछा, तुम्हारी होली लेडीज कौन है और कहाँ है? नांगोंग वान ने कहा, उनके नाम नहीं है। हम उन्हें सीधे होली लेडी कहते हैं। इस समय फ्रंटलाइन पर जो है वह ब्लू सिल्वर होली लेडी है। दूसरी फीनिक्स होली लेडी वाइस सेक्ट लीडर के साथ है। ब्लू सिल्वर होली लेडी सेक्ट लीडर के साथ रहती है, जो इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लीजन के क्षेत्र में केंद्रीय तंबू के पास एक सुनहरे तंबू में रहता है। उसी के बगल में होली लेडी का तंबू है। टीचर शाओया सच में बेस में थी। हो युहाओ की आंखों में चमक आ गई और उसने बेबे की ओर देखा। बेबे इस समय पहले से ही काफी बेचैन लग रहा था। आखिरकार उसे पता चल गया कि वह कहाँ है और अब उसे बचाने का मौका भी मिल गया। अचानक बाय बाय भावनाओं से भर गया और अनजाने में अपने मुट्ठियां भींच ली। यनशाओजू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी सोल पावर बरकरार रहने दूंगा क्योंकि तुमने इतना सहयोग किया है।
ये कहते हुए उसने नंगोंगवान के ऊपर बना भंवर वापस खींच लिया और अपने दाएं हाथ से उसके माथे पर प्रहार किया, जिससे वह फिर से बेहोश हो गया। पूरा कमरा कुछ पल के लिए शांत हो गया। नंगोंगवान को पकड़ने के बाद उन्हें बहुत कीमती जानकारी मिली थी। न केवल उन्होंने पता लगाया कि टांग्या और मा शाओताओ कहाँ हैं, बल्कि होली गोस्ट चर्च की आंतरिक संरचना के बारे में भी जानकारी हासिल की। ये श्रेक एकेडमी के लिए भविष्य में होली गोस्ट चर्च से निपटने में बहुत सहायक था। हो युहाओ ने यन शाओजे की ओर देखा और पूछा, डीन यन, अब जब हमारे पास सही जानकारी है, तो क्या हम अपनी कार्रवाई की योजना बनाना शुरू कर सकते हैं? यन शाओजे मुस्कुराया और बोला, क्या हमने ये तय नहीं किया था कि तुम ही इस अभियान का नेतृत्व करोगे? जाहिर है, तुम्हें ही योजना बनानी होगी। तुम्हारे पास क्या विचार है? होयुहाओ ने बिना झिझक जवाब दिया, अगर हमें टीचर शाओया को बचाना है, तो हमें उसे बाहर लुभाना होगा। सन मून एम्पायर की व्यवस्था बहुत मजबूत है। 5 सोल फॉर्मेशंस किसी भी एक्सपर्ट को मारने के लिए काफ़ी हैं। हमें टीचर शाओया को बाहर निकालने का तरीका ढूंढना होगा, नहीं तो कोई और रास्ता नहीं है। यान शाओजे ने आंखें संकरी करते हुए कहा, फिर ऐसा कैसे करेंगे? जब तक ये पूर्ण युद्ध न हो, होली गोस्ट चर्च का सेक्ट लीडर सामने नहीं आएगा। ऐसे में टांग्या भी स्वाभाविक रूप से नहीं आएगी। हुओयू हाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हाँ, यही मुश्किल है। अगर हम पूरी तरह से युद्ध करते हैं तो हेवनली सोल एम्पायर को भारी नुकसान होगा। भले ही सन मून एम्पायर के पास पूरे युद्ध के लिए पर्याप्त संसाधन न हो, फिर भी वे हमला करते समय बहुत ताकतवर होंगे। उनके पास अब भी बहुत से इविल सोल मास्टर्स हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर हमारी योजना यही रही तो हेवनली सोल एम्पायर हमारे साथ सहयोग नहीं करेगा। अगर ऐसा है तो हमारे पास सिर्फ एक ही और उपाय बचता है। ओ, एल्डर सॉन्ग। यान शाओजे और बेबे ने पूरा ध्यान हुयुहाओ पर लगाया। हुयुहाओ की आंखों में ठंडी चमक आई और उसने नंगोंग वान की ओर देखते हुए कहा, नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड। नहीं, बेबे बिना किसी हिचकिचाहट के चिल्लाया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। हालांकि हुयुहाओ ने केवल कुछ शब्द कहे थे, बेबे को तुरंत समझ आ गया कि वह क्या करने जा रहा है। एल्डर सॉन्ग ने टिप्पणी की, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत खतरनाक है। तुम उसे इस्तेमाल करके बेस में घुसना चाहते हो? क्या तुमने सोचा है अगर तुम पहचान लिए गए तो क्या होगा? सन मून एम्पायर के बेस में बहुत शक्तिशाली लोग हैं। होली गोस्ट चर्च का सेक्ट लीडर खुद वहां मौजूद है। तुम इतनी आसानी से अंदर नहीं घुस सकते। हुआ युहा मुस्कुराया और बोला, एल्डर सॉन्ग, डीन यैन, एल्डर सीनियर, चिंता मत करे। चूंकि ये विचार मैंने सुझाया है, इसलिए मुझे इस पर पूरा भरोसा है। इसमें थोड़ा जोखिम तो है, लेकिन उतना नहीं जितना आप सोच रहे हैं। एल्डर सॉन्ग जरा देखें। ये कहते हुए ने एक बार घूमकर अपनी ओरा पूरी तरह बदल दी। उसका शरीर तेजी से रूपांतरित हो गया। जब उसका परिवर्तन पूरा हुआ तो वह गुल मैस्कट डोलुओ जैसा दिख रहा था। यहाँ तक कि उसकी ओरा भी वैसी ही थी, ठंडी और भयावह। जरा सी भी भिन्नता नहीं थी। ये पहले एल्डर सॉन्ग और होयुहाव ने दो इविल टाइटल डोलू का सामना किया था। अब जब उसने होयुहाव का ये रूप देखा तो वह दंग रह गई। एल्डर सॉन्ग रैंक 97 टाइटल डोलो थी, लेकिन अपनी आंखों से देखने पर भी वह कोई गलती नहीं पकड़ सकी। एल्डर सॉन्ग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाई और होयुहाव के शरीर पर फैलाई। होयुहाव हल्का कांप गया, लेकिन तुरंत ही एक लहर वापस लौटी जो एक ठंडी दुष्ट ओड़ा लिए हुए थी। पहले की तरह इसमें कोई अंतर नहीं था। होयुहाव ने अपने हाथ उठाए और काले रंग के कीड़े जैसे मैगट्स हवा में प्रकट हुए। हर मैगट से तीव्र स्पिरिचुअल तरंगें निकल रही थीं। वे एल्डर सॉन्ग की ओर जाल की तरफ फैल गए। लेकिन जैसे ही एल्डर सॉन्ग ने उस जाल को महसूस किया, उसे कुछ अलग लगा। पहले मैस्करेड डोलू के सोल स्किल ने उसकी आत्मा और शरीर दोनों को धीमा कर दिया था, जबकि होयुहाव के सोल स्किल ने उसे बस थोड़ा कमजोर किया। ताकत में फर्क था, लेकिन दुष्ट ऑरा वही थी। एल्डर सॉन्ग ने कहा, तुम्हारा सोल स्किल थोड़ा अलग है, लेकिन ऊपर से बिल्कुल वैसा ही लगता है। होयुहा मुस्कुराया और बोला, ये बिल्कुल समान नहीं हो सकता, लेकिन मेरे इमिटेशन और नंगोंगवान की मदद से कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। नंगोंगवान का दर्जा मैस्करेड डोलुओ से भी ऊंचा है। मैं उससे मैस्करेड डोलुओ की आदतों के बारे में पूछ लूंगा। वापस लौटने के बाद अगर वह मेरा नेतृत्व करेगा तो मुझे पहचानना आसान नहीं होगा। सेक्ट लीडर भी बिना सीधे छुए पहचान नहीं पाएगा। बेबे ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये बहुत खतरनाक है। मैं शाओया को बचाने के लिए तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। छोटे भाई, मैं जानता हूं तुम भी उसे बचाना चाहते हो।
अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो मैं खुद अंदर जाता, लेकिन तुम अलग हो। तुम टैंक सेक्ट और श्रेक एकेडमी की भविष्य की उम्मीद हो। मैं तुम्हें जोखिम में नहीं डाल सकता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं एकेडमी और बाकी साथियों को क्या जवाब दूंगा? होय हाव ने कहा। एल्डेस्ट सीनियर, हमारे पास अभी कोई और रास्ता नहीं है। हमें यही करना होगा ताकि हम अपने उद्देश्य को सबसे कम समय में पूरा कर सकें। और फिर किसने कहा कि मैं अकेला जा रहा हूं? तुम सब मेरे साथ चलोगे। मैं अकेला नहीं लड़ सकता। क्या? बेबे, एल्डर सॉन्ग और यनशाओजे एक साथ चौंक गए। क्या वह अकेला नहीं जाएगा? लेकिन बाकी सबके पास तो इमिटेशन नहीं है, तो वे सब अंदर कैसे घुसेंगे? होयुहाव रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, चलो एक साधारण योजना बनाते हैं और इस समय का फायदा उठाकर पहले सन मून एम्पायर के बेस में चुपके से घुसते हैं। उसके बाद हम विस्तार से आगे की योजना बनाएंगे। हम उसने अपनी आवाज़ धीमी की और पूरी योजना समझाई। सुनने के बाद बेबी के चेहरे पर समझ की झलक आई, जबकि एल्डर सॉन्ग और यन शाओजे के चेहरे पर हैरानी बढ़ती जा रही थी। 1 घंटे बाद आसमान अब भी अंधेरा था, लेकिन सन मून एम्पायर का बेस शांत नहीं था। होली गोस्ट चर्च का सेक्ट लीडर सन मून एम्पायर की क्रूसेडिंग आर्मी के कमांडर के तंबू के बीच में खड़ा था। इस सेना का मार्शल सन मून एम्पायर का एक प्रसिद्ध जनरल था। जूजी साम्राज्य वापस लौट गई थी और उसकी अपनी योजनाएं थीं। सेना अब इसी मार्शल द्वारा संचालित की जा रही थी। वह लगभग 70 वर्ष का था, लेकिन फिर भी एक सोल डुलू था। उसका नाम लिन हाय था। भले ही उसकी कल्टीवेशन ज़्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा था, क्योंकि वह एक सैनिक परिवार से आता था और एक ड्यूक भी था। जब जूजी सेना में शामिल हुई थी, तो लिन हाय ने उसकी बहुत मदद की थी। वह सू चियनरान के ही कुल से था। इसीलिए सू चियनरान ने तीनों सेनाओं की कमान उसी को सौंपी थी। लिनहाई के पास एक और गुण था जिसने उसे तीनों सेनाओं का मार्शल बनने में मदद की, उसकी स्थिरता। कमज़ोर शक्ति हमेशा बुरी नहीं होती। क्योंकि वह टाइटल डोलू नहीं था, इसलिए वह क्लास 9 सोल इंजीनियर लीजन का नेतृत्व नहीं कर सकता था। भले ही उसका प्रभाव बहुत अधिक था, इसलिए वह केवल सामान्य सैनिकों का नेतृत्व करता था। सोल इंजीनियर लीजन्स के कमांडर उसके आदेशों का पालन तो करते थे, लेकिन उनके पास काफ़ी स्वतंत्रता थी। जुज़ी पूरी सेना का नियंत्रण इसलिए कर पाती थी, क्योंकि उसकी रणनीतियाँ रहस्यमयी और अप्रत्याशित थी, जिससे तीनों सेनाएँ अचंभित रहती थीं। अब सन मून एम्पायर में उसे फीमेल गॉड ऑफ वॉर कहा जाता था। लिन हाई में जूजी जैसी रणनीतिक प्रतिभा नहीं थी, लेकिन वह स्थिर और भरोसेमंद व्यक्ति था। वर्तमान स्थिति में यही संतुलन आवश्यक था, इसलिए वही तीनों सेनाओं का सबसे उपयुक्त कमांडर था। हालांकि आज लिन हाई का मूड अच्छा नहीं था। कल उनके उनके ग्राउंड बेस्ड सर्वेलेंस सोल टूल्स ने आकाश में कुछ दुश्मनों की गतिविधियां पकड़ी थीं। उन्होंने तुरंत संयुक्त हमला किया, लेकिन दुश्मन बहुत दूर थे, इसलिए उन्हें निशाना नहीं बना सके। इस कारण वह कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसने आसमान पर निगरानी बढ़ाने का आदेश दे दिया। वास्तव में आज फिर दुश्मन दिखाई दिए। जब लिनहाई आसमान पर और अधिक हमले का आदेश देने वाला था, तभी होली गोस्ट चर्च के सेक्ट लीडर ने दुश्मनों को जिंदा पकड़ने की इच्छा जताई। आखिरकार ऐसे दुश्मन जो खुद को छिपा सकते हैं, उनसे बचाव करना मुश्किल होता है। उन्हें पकड़कर उनके कौशल के बारे में जानना बेहतर था। होली गोस्ट चर्च का सेक्ट लीडर इंपीरियल ट्यूटर भी था। साथ ही उसे लिनहाई की निगरानी का अधिकार भी प्राप्त था, इसलिए लिनहाई उसे रोक नहीं सका। परिणामस्वरूप हेवनली सेंटिपीड डोलुओ और मैस्करेड डोलुओ को भेजा गया। जोंगली वू के लिए 2 ईवल टाइटल्ड डोलुओ दुश्मनों को पकड़ने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन कौन सोच सकता था कि नांगोंग वान और मैस्करेड डोलू दोनों गायब हो जाएंगे? यहाँ तक कि ग्राउंड बेस्ड सर्वेलेंस सोल टूल्स ने भी सिर्फ मजबूत सोल पावर की तरंगें महसूस की, फिर दोनों गायब हो गए। वे दोनों ईवल टाइटल्ड डुलू थे। होली गोस्ट चर्च इतने वर्षों से अस्तित्व में थी, परंतु ऐसे डुलुओ बहुत कम थे। जोंगली वू नांगोंगवान को बहुत महत्व देता था। भले ही वह अब युवा नहीं था, फिर भी उसका हेवनली सेंटिपीड अब भी उन्नति कर सकता था। अगर किस्मत साथ देती तो वह ट्रांसेंडेंट डुलुओ भी बन सकता था। अब जब दोनों गायब हो गए थे, तो जोंगलीवू कैसे क्रोधित न होता? तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने विचार कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।